अगर प्रेम है ही नहीं तो वादे की क्या कीमत। जो प्रेम है ही तो वादे की क्या ज़रूरत। प्रेम में वो वादे भी निभ जाएंगे जो किए ही नहीं, वरना तो वो भी टूट जाएंगे अगर तुम रहे ही नहीं। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रेम में वो वादे भी निभा दिए जाते हैं जो नहीं किए जाते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो लाख वादे किए लोग भी मुकर जाते हैं और सारे वादे तोड़ देते हैं। मे भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो शायद आप ये फील कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, या आप अपने फ्रेंड सर्किल में किसी से इस बात के लिए चर्चा करेंगे तो आपको ये बातें सत्य दिखाई देंगी। तो चलिए आज के इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ एक वादा करते हैं कि हम क्लास 12th में मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर करेंगे, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो 100% आपको आपकी मंजिल तक का रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास ऑफ़र, जिसमें हम करेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, साथ में जो अनसॉल्व होंगे या फिर मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को भी कराएंगे। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि पूरे कंसेप्ट को हम पहले क्लियर करें, उसके बाद इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के 3 लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्शन था। बाकी के जो लेक्चर थे जो पार्ट वाइज हमने बनाए हैं, आज 21वें प्रश्न से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा है, 34 क्वेश्चंस हैं। कंटिन्यूटी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारे डिफरेंशिएबिलिटी जैसे कैलकुलस हम आगे पढ़ेंगे, कैलकुलस का ही एक पार्ट है ये कंटिन्यूटी। जैसे कि कैलकुलस एक डिफ़िकल्ट टॉपिक रहता है, ये आप सभी जानते हैं, और कैलकुलस में हमें दो ही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये अच्छे से समझना है तो कंटिन्यूटी को समझना पड़ेगा। अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको ये बातें समझ में आएंगी कि कंटिन्यूटी क्या है, और कंटिन्यूटी के बेस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी मतलब किस तरह से वो चल रहा है, कहाँ पर कैसे फंक्शन यूज कर रहे हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे इंटीग्रेशन का हो चाहे डिफरेंशिएशन का हो। तो ये सारी बातें हमने पहले भी बताई हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बातें पता भी होंगी। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो देखिए ही होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पर कहीं पर सर्च करके आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छा लगेगा और सभी को समझ में भी आएगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। वैसे भी सीधी बात नो बकवास का सेशन मेरा रहता है। अभी शुरुआत में कुछ बातें बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने गोल से थोड़ा सा डाइवर्ट होते रहते हैं। तो एक टीचर का जो कर्तव्य है वो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि बच्चों को क्लास में बना कर रखना भी टीचर का एक कर्तव्य होता है। और बच्चों के मन को क्लास में बनाए रखने के लिए टीचर को कुछ जोक्स, कुछ इधर उधर की बातें, कुछ मोटिवेशन की बातें, या फिर उन्हें कुछ शेर व शायरी के साथ उनका एंटरटेनमेंट करना ज़रूरी होता है, ताकि उनका मन बदल जाए और पढ़ाई में उनका मन लगा रहे। अगर आप क्लास में अपना मन लगाए रहेंगे तो ही तो हम कुछ चीज़ें पढ़ा पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि क्लास में बने रहना और साथ में कंसंट्रेशन भी बनाए रखना। तो बहुत बातें हो गई हैं, अब चलते हैं, शुरू करते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, यानी कि क्या ये फंक्शन जो है वो सातत्य है या नहीं है।
तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर सिंपल सी बात बताऊँ कि जो साइन एक्स है, यहाँ पर लिखिएगा, सॉल्यूशंस की बात मैं कर रहा हूँ। पहले सॉल्यूशन जो होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा साइन एक्स एक अलग से फंक्शन में मानूंगा इसे, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, और ये कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स। ये सब भी क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि x का जो मान होगा, x का मान कुछ भी रखेंगे तो साइन x की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब सभी रियल नंबर के लिए आप कुछ भी रखेंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार से cos x भी हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अगर ये चीज़ें sin x और cos x क्या है, अगर कॉन्टीन्यूअस है तो इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है दोस्त। इसी तरह से तब हम कह सकते हैं, तब हम ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं, भाई कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी ऐसा हो जाएगा, और अगर इसकी बात करें तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन लिखना कैसे है ये आपको समझना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, ये पहला क्वेश्चन है ए। इसी तरह से बी वाले को भी हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, फिर आप यहाँ से फिर से वही बात लिखेंगे, साइन एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फॉर, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन लिखूंगा मैं, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन कॉस एक्स इज आल्सो बिलोंग्स टू फंक्शन आर, सबके लिए हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो ये फंक्शन होगा, ये भी क्या हो जाएगा भैया, क्या होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। इस कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से लिखना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल बस ऐसे ही लिख देना है। इसी तरह से सी की बात मैं कर लूँ इसके बारे में, तो फिर वही बात हो जाएगी, साइन एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल, फिर इसी तरह से कॉस एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। जैसे आपने ये बातें लिखी हैं सेम तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, मतलब पहली बार मैंने लिख दिया है, बाकी की बातें आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 22वां प्रश्न है, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सांतत्य पर विचार करिए। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये कॉस है, ये कोसेक है और ये सेक है, और यहाँ पर हमें सिर्फ कॉट समझना है, ठीक है, ये कॉट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मान कर चलो आपको कॉस को करना है, ठीक है, कॉस। यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ एक्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स में कंसीडर कर लूँगा जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा किसी भी रियल नंबर से, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये करना है। अब समझो कि कॉस एक्स जो होता है वो सभी पर कॉन्टीन्यूअस होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कॉस एक्स इज कॉन्टीन्यूअस
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, किसी भी रियल नंबर के लिए cos x जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। सिमिलरली साइन x भी है ना, अगर साइन x की भी बात करूँगा तो वो भी ऐसे ही आप कर सकते हैं कि साइन x आ जाए तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल x रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हम cos की बात करेंगे, इसलिए f x cos x इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, इज कॉन्टिन्यूअस फॉर, या फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। अब आइए बात करते हैं कॉसेक की। तो कॉसेक के बारे में देखिएगा b वाले पार्ट पे। ठीक है, देखो बहुत ही प्यारा सा है। देखो fx बराबर मैं मान लूँगा क्या, कॉसेक, क्या मानना है आपको, कॉसेक x। लेकिन कॉसेक x ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे पहले हमने कॉस और किसको डिफाइंड किया है, कॉस और साइन को डिफाइंड किया है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको 1/sin x लिख सकता हूँ, है ना। और आप जानते हैं कि एक जो है 1 इज़ कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, और sin x तो भी कॉन्टिन्यूअस ही है। ठीक है, सभी जगह पर कॉन्टिन्यूअस होता है। वैसे यहाँ पर आपको नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखिएगा 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन इज एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर। ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं सभी जगह पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसी प्रकार से मैं बात करूंगा sin x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। जब ये कॉन्टिन्यूअस है तो 1 sin x, है ना, 1 sin x इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर मैं ये लिख दूँ फंक्शन के साथ, फंक्शन f(x) इज इक्वल cosec x इज इक्वल 1 sin x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, है ना। चाहे एवरीवेयर लिख लो या फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख लो, इस तरह से आप ये कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे के फंक्शंस के बारे में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलो, मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। चलो सबसे पहले इसके बाद सेक की बात करते हैं। तो यहाँ पर f(x) बराबर मैं पहले क्या लिखूँगा, सेक लिखूँगा, सेक x, और सेक x को 1/cos x आप लिख सकते हैं, इतना आप समझते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1 जो है, 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन। क्या है भैया, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, और cos x इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ही होता है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं f(x), आप इन बातों को यहाँ पर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। लिखिएगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ऐसे लिखिए 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इन बातों को चाहें तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और cos x को भी आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो f(x) इज इक्वल टू sec x इज इक्वल टू 1/cos x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। आप ये भी बातें लिख ही सकते हैं। क्यों भाई, कर सकते हो ना, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आइए अब इसके बाद कॉट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू cot x, और cot x को हम कह सकते हैं cos x/sin x, है ना। तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है।
हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा cos x इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एंड sin x इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ठीक, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। देन f ऑफ x इज इक्वल टू cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x बटे sin x इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, इज कॉन्टीन्यूअस होगा, कॉन्टीन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिख रहा हूँ n पाई के रूप में, ठीक है, n पाई नहीं होगा, एक्सेप्ट n पाई क्यों नहीं होगा? अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर भी लिखना भूल गया, यहाँ पर लिखना x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई, ठीक है, ये आपको लिखना है। क्यों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि n पाई का मतलब होता है x का मान अगर n पाई हो गया तो n पाई के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये इनफाइनाइट फंक्शन हो जाएगा, तब हमारे ये कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा। आप इन बातों को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूअस ही रहेगा, भाग दे रहे हैं तो भी कंटिन्यूअस रहेगा, गुणा रहेगा तो भी कंटिन्यूअस रहेगा। बट डिवीज़न के कंडीशन में यानी भाग देते समय आप याद रखेंगे कि हर यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर x की जगह पे n पाई हो जाएगा तो साइन n पाई, n का मान कुछ भी हो सकता है, n पाई के लिए ये 0 हो जाता है, और 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं रह जाएगा। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि इस जगह पे n पाई नहीं होना चाहिए साइन के केस में, ठीक है। तो इतना आपको समझना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मज़ा आ रहा होगा तो शेयर लाइक करते रहो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फंक्शन f(x) इज इक्वल sin x अपॉन x यदि x लेस देन 0 और x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो इस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे ये आप लोगों को हमने पहले भी बताया है बहुत बार, उम्मीद है कि सब लोगों को पता होगा। एक बार मैं बताऊंगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखें तो पहले वीडियो को पॉज करके पहले आप उसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि नंबर लाइन बनाना ज़रूरी होगा क्योंकि यहाँ पर डबल फंक्शन है। यहाँ पर इक्वलिटी की बात करें तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर मैंने कंसीडर किया। अब बोल रहा है कि जब x लेस देन 0 है, मतलब 0 से जब छोटा होगा तो इधर फंक्शन हमारा क्या रहेगा, f(x) इज इक्वल टू साइन x अपॉन x रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर 0 या 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो हमारा x प्लस 1 आ जाएगा फंक्शन, ठीक है, f(x), ये आपको याद रखना है। इतना हो जाएगा, दो प्रकार के फंक्शन रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले केस लगाते हैं ना, केस छोटा बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है कि फॉर x लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा तो ध्यान रखिएगा, जब फॉर x लेस देन 0 देन फंक्शन क्या हो जाएगा, जब लेस देन 0 होगा तो फंक्शन हो जाएगा हमारा साइन x अपॉन x, ठीक है, इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू r, ये आपको समझना है। क्यों कॉन्टीन्यूअस हो रहा है, क्योंकि साइन x तो कॉन्टीन्यूअस है ही, और साथ में यहाँ पर आप देखिएगा x भी कॉन्टीन्यूअस है क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि साइन x तो कॉन्टीन्यूअस होता ही है, आप ये जानते हैं, और ये भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, क्योंकि क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। क्या है भैया, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होते हैं सभी जगह पे।
तो ये हो जाएगा। और अगर बात करेंगे केस नंबर सेकंड की, तो सेकंड केस कह रहा है कि फॉर x ग्रेटर दैन 0, जब ग्रेटर दैन 0 होगा तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा भैया, एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन, और इज ए क्या है, लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर कहो या पॉलिनोमियल फंक्शन कहो, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमें चेक कहाँ करनी है, एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो लिमिट यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और एफ एक्स की जगह पे जब 0 को अप्रोच करेंगे तो ये हमारा फंक्शन रहेगा साइन x अपॉन एक्स, और आप जब 0 लगाएंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 अपॉन 0 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो फंक्शन हमारा x प्लस 1 आ रहा है। अब आप देखो जब लिमिट लगाओगे तो 0 यहाँ पर रखोगे तो 0 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 0 पर अगर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं तो ये x प्लस 1 हो रहा है, और जब आप 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन x इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, और साथ में फंक्शन की भी वैल्यू बराबर ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू, या फॉर नहीं, एट x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, बाकी सभी जगह पर भी कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि 0 से छोटा हो बड़ा हो तो भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन दिया गया है वो टोटली हर नंबर पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24वां प्रश्न है। निर्धारित कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब x जो है 0 नहीं है, यानी 0 से छोटा भी हो सकता है बड़ा, तब फलन ये रहेगा, और 0 पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हमको दे दिया है, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, ये हमें निर्धारित करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करो। सॉल्व आप खुद से करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर नहीं आता है फिर आप सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखना, जब x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रहेगी। लेकिन अगर बात करेंगे कि 0 नहीं है, इसका मतलब 0 के लेफ्ट साइड में और 0 के राइट साइड में जो फंक्शन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स रहेगा, ये हमारा फंक्शन रहेगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? मतलब 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से कम या ज़्यादा रहेगा तो फंक्शन ये रहेगा। ठीक है, ये आपको समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझो कि कहने का मतलब ये है कि 0 नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं है तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा, तो 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड में यही फंक्शन रहेगा, सिंगल फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 पर 0 रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर 1, केस 1 बन रहा है फॉर x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब 0 नहीं होगा तब जो हमारा फंक्शन रहेगा, फंक्शन x स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, ठीक है, यही फंक्शन रहेगा, और इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या है भैया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्यों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, x बिलोंग्स टू r, बट यहाँ पर मैं पहले भी बता दूँ आप लोगों को कि n पाई x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। अगर यहाँ हो जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये आपको समझना है। वैसे इस केस में ये बातें नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, छोड़ दो, उसको रहने दो। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन हो रहा है, ये और यहाँ पर ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। और ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप समझ रहे हैं। और ये साइन वाला फंक्शन है, तो साइन फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो इनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होगा इस पर, जब जीरो नहीं होगा। अब हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में भी और राइट में भी एक ही फंक्शन है। तो हमने बताया है कि जब एक ही फंक्शन होता है तो सिर्फ हम एक लिमिट लगा के चेक कर लेंगे और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0। मतलब यार आप चाहो तो राइट लेफ्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वही बातें बार बार आएंगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ x² साइन 1/x, ठीक है, साइन 1/x हो जाएगा। अब आप इसको समझिए कि x की जगह पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा साइन 1/0 माइनस r, या फिर समझना 1/0 प्लस, राइट लेफ्ट कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ये बता दूं कि इन दोनों का जो आंसर आने वाला है, जब हम माइनस का भाग देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर प्लस 0 का भाग देंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब चाहे जितना होगा 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 0 ही हो जाएगा। ये हमें समझने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो चलो आंसर क्या हो जाएगा, 0, वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब फंक्शन की वैल्यू f 0 पर तो 0 है, आप जानते हैं। और अब आप देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), यानी फंक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देखिए जब छोटा बड़ा है तो भी कॉन्टिन्यूअस है, 0 पर है तो भी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ एवरीवेयर, मतलब हर जगह पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, छोटा सा है, एकदम छोटू सा, मोटू सा, पतलू सा, तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। चलो एक गाना गाते हुए मस्त से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, f(x) बराबर इतना दिया है, ये दिया है, और x डज नॉट इक्वल टू इतना दिया है। ये अभी 24th क्वेश्चन जो हमने किया था बिल्कुल सेम है, ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आएगा तो संन्यास का एक फॉर्म भरा है ना, संन्यास का फॉर्म जानते हो, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और सन्यासी का एक फॉर्म है, वहाँ पर संन्यास का फॉर्म भरो और यहाँ से निकल जाओ। कुछ नहीं है यार, एकदम जस्ट सेम तरीके का सवाल है, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। फिर भी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे ये सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाएं, उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं बताऊँगा क्यों, क्योंकि मुझे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, इसलिए मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो आप समझो यहाँ पर 0 पर चेक करना ध्यान से, x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या है, -1 रहेगा। लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 से राइट में और 0 के लेफ्ट में, दोनों के लिए जो हमारा फंक्शन बन रहा है वो साइन x माइनस क्या बन रहा है, कॉस x बन रहा है, ये हमारा फलन बनेगा। इतना आपको समझना है ये वाला, ठीक है। तो अब आप लिखिएगा 0 पर तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, वैसे भी कॉन्टिन्यूअस। तो आप पहले ये लिखिएगा, सबसे पहले हमको ये केस नंबर 1 लिखना है,
ठीक है। केस फर्स्ट कह रहा है फॉर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा भैया, साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। सभी रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, ठीक है, 0 पर चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 पर चेक करेंगे तो 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी तो यही होगी। लेकिन अब आप देखिएगा ध्यान से समझना, लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे हम। सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। मेरे कहने का मतलब है जब 0 एग्जैक्ट होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये रहेगी। अब 0 एक्स टेंड्स टू 0, टेंड्स का मतलब आप समझते हैं, टेंड्स का मतलब की ओर, मतलब 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, अभी 0 हुआ नहीं है। तो 0 नहीं हुआ है इसका मतलब इधर से या इधर से दोनों तरफ से अप्रोच कर सकता है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो लिमिटिंग लेफ्ट और राइट कर लो, ठीक है, चलेगा। तो लेफ्ट में जाएंगे, वैसे एक ही फंक्शन है यार, कुछ मत करो, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो लेफ़्ट और राइट दोनों कॉम्बिनेशन करके लगा सकते हो सवाल को, ठीक है। चलो, इससे पहले मैंने नहीं लगाया था तो यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। अब देखो, जब 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो भी यही फंक्शन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही है। अब आप जब 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -1। अगर इसी को लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस करूँगा एफ एक्स, तो देखो 0 को प्लस से अप्रोच करोगे तो ये भी यही आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। अब समझ में आ रहा है कि एक ही बार ले सकते थे इसे हम, ठीक है, इक्वल, ये अगेन -1 आ जाएगा, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा तो -1 लगा देंगे। और फंक्शन की वैल्यू 0 पर, देखो 0 पर कितना हो रहा है, -1 हो रहा है, इतना, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ 0, ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल, एवरीवेयर कह दें, एवरीवेयर कह दें, ठीक है, एवरीवेयर कह देंगे, क्यों, क्योंकि 0 से राइट और लेफ्ट में तो कॉन्टिन्यूअस है ही, साथ में 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खिंच मेरी फोटो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन बता दूं कि 26 से लेकर 29 तक के प्रश्नों में यहाँ k की वैल्यू दी गई है, ये k है, मतलब k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि ये दिए गए पॉइंट पर x इज इक्वल टू π/2 पर, जैसे इसमें है इसी प्रकार आगे के प्रश्नों में भी किसी न किसी पॉइंट पर ये क्या होगा, सतत होगा। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई चीज़ संतत होगा, वो चीज़ दिया रहे, तो k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। और मैं बता दूं कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, ज़रूरी है ये सवाल समझना। तो सबसे पहले समझोगे इस सवाल को कैसे मैं डील करूँगा। सबसे पहले जिस पर ये फंक्शन है, यहाँ पर इक्वलिटी को चेक करो, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू π/2 पर क्या है, 3 है, और ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब π/2 नहीं है, लेफ्ट में और राइट में दोनों के लिए फंक्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, k cos x अपॉन π/2 माइनस 2x, ठीक है। और ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार डायरेक्टली हम सवाल को लिखेंगे x इज इक्वल टू π/2 पर, ठीक है।
सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू, वैसे एक ही फंक्शन है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ठीक है, x टेंड्स टू पाई बाई टू fx देखो fx कितना आ जाएगा फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, और यहाँ पर fx की जगह पे हम रख सकते हैं k cos x अपॉन यहाँ पर है पाई माइनस 2x। इस सवाल को डायरेक्टली अगर आप लिमिट लगा देते हैं तो सवाल नहीं आएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर रख दिया x की जगह पे पाई बाई टू तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई में से पाई चला जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ऐसा तो अगर आपने लिमिट पढ़ा है क्लास 11th में तो हम जानते हैं लिमिट लगाते समय डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ और काम हम करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये यहीं पर लिख रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ k, और इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन 90 मतलब पाई बाई टू माइनस x, तो ये cos x के बराबर होगा। और साथ में यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर पाई बाई टू लगाने के लिए 2 कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है। जब 2 कॉमन करूँगा यहाँ आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा। अब इस सवाल को आगे थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, और ये देखो यहाँ पर मैं इसे बढ़ा रहा हूँ k अपॉन 2 आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा भैया साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, ये होता है। और एक सूत्र लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सूत्र है लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी हो, x टेंड्स टू मान लीजिए यहाँ पर है x टेंड्स टू मान लो पाई बाई टू है, और यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाई टू अपॉन पाई बाई टू, ठीक है। मतलब अगर साइन के बगल का कोण और नीचे हर में सेम चीज़ें रहेंगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी रहेगा, जैसे पाई बाई टू है तो यहाँ पाई बाई टू, यहाँ भी पाई, अगर x टेंड्स टू h है तो साइन h अपॉन h हो जाएगा तो भी 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। तो इसकी जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 1। जब 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा k बाई टू इज टू इंटू 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2 आ जाएगा। इतना हम कर सकते हैं। और अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, और फंक्शन f ऑफ पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू पर अगर देखेंगे f पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 मैं लिख सकता हूँ। अब आप देखिएगा कि चूँकि हम जानते हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, चूँकि हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू f ऑफ x इज इक्वल फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू इस पर बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आप जान रहे हैं, k बाई टू इज इक्वल यहाँ आ जाएगा 3, तो k इज इक्वल 2 3 जा 6, ये हमारा k की वैल्यू 6 आ जाएगी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो, तो खींच मेरी फ़ोटो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, fx इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और 3 है x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2 पर। यहाँ परिभाषित फलन 2 पर है, तो हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 2 पर हमें चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब देखिए छोटा बड़ा रहेगा तो ये के एक्स स्क्वायर ये भी कॉन्टीन्यूअस रहेगा, है ना, यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूअस रहेगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्टली एट x इज इक्वल टू 2 पर हम चेक करेंगे, ठीक है। 2 पर जो होगा तो हम यहाँ पर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ज़्यादा और कम भी है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, है ना, 2 माइनस, अगर 2 से कम है तो कौन सा वैल्यू रहेगा, के एक्स स्क्वायर रहेगा, और अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँगा 2 तो 2 दूना 4, ये 4 के आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, है ना, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट
x टेंड्स टू 2 पर प्लस। अब देखिए 2 पर प्लस मतलब x जो है अगर प्लस के साइड से अप्रोच किया जाएगा यानी 2 से ज़्यादा रहेगा x की वैल्यू, तो 2 से ज़्यादा ये रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। अब x का मान चाहे जितना रहे 2 से बड़ा, तो 3 ही आएगा, ये 3 ही लिख लेंगे। अब हम फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं f ऑफ 2 पर, ठीक है, 2 पर इक्वल है तो ये आ जाएगा kx², और ये हमारा आ जाएगा भैया 2 रख दूंगा तो फिर से 4k आ जाएगा, यानी ये चीज़ बराबर है इसके भी बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4k = 3 एंड k = 3/4, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, कर सकते हो। चलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये fx बराबर kx + 1 यदि x <= पाई और cos x यदि x > पाई द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है ना। पाई पर संतत होगा तो कैसे निकालेंगे, एट x = पाई। तो बहुत ही आसान है भाई, फिर से हम वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस करते हैं, तो fx, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस पर, यानी पाई की जो x की वैल्यू जो पाई से छोटी होगी तो ये वाला फंक्शन हम कंसीडर करेंगे 1 पर। तो देखो अगर यहाँ पर ये वैल्यू रखता हूँ मैं तो ये आ जाएगा k पाई + 1, ये आ जाएगा आंसर। और इसी तरह से अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस ले रहा हूँ fx, तो आप देखिएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पाई, ठीक है, पाई यहाँ पर आ रहा है, ये प्लस लगाऊंगा। और अगर पाई x का मान पाई से थोड़ा सा बड़ा है ना, प्लस होने का मतलब राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये प्लस वाली वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा cos x, और x की जगह पर अगर ये cos पाई लिखूँगा तो ये आ जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1 रख सकते हैं। आइए अगला पॉइंट रखते हैं, यहाँ पर अगर हम f ऑफ पाई पर हम चेक करते हैं, अगर पाई बराबर होगा इसके तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आ जाएगा k पाई + 1 ही आ जाएगा। और ये चीज़ बराबर है तो हम डायरेक्टली इस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब इस पर चेक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखो k पाई + 1 = -1 हो जाएगा। इसको मैं उधर भेज दूँ तो ये आ जाएगा k पाई ये भी उधर जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई, ठीक है। इस तरह से हम ये प्रश्न भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, आसान है यार, कुछ नहीं करना है ना। चलो खींच मेरी फ़ोटो, खींच। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए मानकर चलिए ये आखिरी प्रश्न है, ऐसे ही वैल्यू निकाली जाती है। तो फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे, पहले की तरह एट x = 5 पर हमें चेक करना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, और लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और f ऑफ 5, ठीक है। ये हमें चेक करना है, यहाँ पर fx लिख दूंगा। फिर ये हो जाएगा भैया लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, जब 5 को मतलब 5 से कम है ना, देखो बराबर है या 5 से कम है तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे, यानी kx + 1 रहेगा, और यहाँ पर मैं लगा दूँ तो ये आ जाएगा 5k + 1 आ जाएगा, x ले लूँगा। तो फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और अगर प्लस रहेगा यानी x की वैल्यू 5 से थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो ये आ जाएगा 3x - 5, और अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूँ तो 5 × 15 में से 5 जाएगा 10 आ जाएगा। और अगर 5 पर अगर चेक करेंगे तो ये हमारा फिर से आ जाएगा kx प्लस यहाँ 1 है, और ये आ जाएगा 5k + 1 आ जाएगा। वैसे ये तीनों चीज़ें बराबर है तो हम किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा भैया 5k + 1 = 10, और अगर ये उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा 9, और ये 5k हो जाएगा तो k = 9/5 आ जाएगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
आप अच्छे से अगर सीखे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप 100% आप इस सवालों को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx = 5ax + b और 21 ये दिया है, इतना कंडीशन दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, यानी ये कंटिन्यूअस है, ये पहले से ही बता दिया गया है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले हमने जैसे k की वैल्यू निकाली, ठीक वैसे ही आपको a और b की भी वैल्यू निकालनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर हमें किसी एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर दो वेरिएबल आ जाएं तो हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम दो इक्वेशन ज़रूर निकालेंगे, लेकिन इससे पहले सॉल्व करते हैं कि कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ। यहाँ पर देखो कि क्या क्या इक्वलिटी दी गई है 2 और 10 की। देखिए 2 पर और 10 पर बराबर है, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख रहा हूँ। सपोज यहाँ पर 2 है, x = 2, और यहाँ कहीं पर हम ये मान लेते हैं x = 10, ये हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ कह रहा है x बराबर या छोटा होगा 2 से। देखिए x 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो तो फंक्शन fx = क्या रहेगा, 5, है ना। यहाँ पर क्या करेगा, 5 को एग्जिस्ट करेगा। लेकिन 2 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, 2 से बड़ा और 10 से छोटा होगा तो fx = ये हमारा हो जाएगा ax + b हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 10 के बराबर या 10 से बड़ा होगा तो फंक्शन fx = कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस प्रकार से ये फंक्शन डिफाइंड है। अब हम यहाँ पर अगर ये संतत है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू जो भी फंक्शन है, जैसे 2 पर है लेफ्ट हैंड लिमिट, वैसे मैं ये नहीं लिख रहा हूँ इस बार, अब की बार ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = फंक्शन fx, ठीक है। f जो भी होगा जिस पर हमें ज्ञात करना होगा वही हम चेक करेंगे। यहाँ पर दो इक्वलिटी दी गई है 2 और 10, तो दोनों पर हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये बराबर है तो हम इसी के अनुसार चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं यहाँ पर 2 पर, ठीक है, एट x = 2। x = 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 - देखिए 2 को अगर लेफ्ट साइड से यानी माइनस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, फंक्शन कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये अब 5 तो 5 ही रहेगा, चाहे जितने वैल्यू हो, 2 से थोड़ा छोटा हो या चाहे जितना होगा, तो ये 5 आ जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं भैया, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 2 + fx = जब 2 पर प्लस होगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 +, अब ये फंक्शन हो जाएगा भैया ax + b, सॉरी, और यहाँ पर अगर मैं लिमिट लूँगा तो ये आ जाएगा भैया 2x + b, ठीक है। देखो x की जगह 2 रख दूंगा तो 2x नहीं बल्कि 2a हो जाएगा, 2a + b हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f2 पर यानी 2 पर, तो देखिए 2 या 2 से कम होगा तो 5 था ना, तो ये आ जाएगा 5। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2a + b बराबर क्या हो जाएगा, 5। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम एट x = 10 पर हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर लिखता हूँ मैं लिमिट x टेंड्स टू 10 - fx और बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 - और fx। जब 10 से माइनस होगा तो ax + b हो जाएगा, यानी ax + b पर हम मानेंगे क्योंकि 10 को माइनस साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना भाई, तो इधर हो जाएगा।
तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा भैया 10a+b, इतना आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को भी चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, और fx की जगह पे जब प्लस साइड से यानी राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 21 आ जाएगा। तो ये 21 रहेगा और 21 की वैल्यू 21 ही आएगी, ये आप जानते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम f10 की वैल्यू चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। f10 पर अगर देखोगे तो बराबर हो या बराबर से कम होगा तो यही आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। अब ये चीज़ तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर इक्वेशन क्या निकल रहा है, ax + b = 21, ये आ जाएगा हमारा। वैसे सॉरी यार, ये हमारा यहाँ गलत है, ये 10a है ना, 10a + b और बराबर 21 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखो भाई अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड होता तो शायद हम इन क्वेश्चंस को ऐसे ही लिखे रहते, और कहीं पर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो रहा है तो हम स्क्वीज कर देंगे, है ना, इसलिए मिटाने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, अभी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो धीरे धीरे हम भी डिजिटल बोर्ड के साथ आएंगे तो फिर पढ़ने में और मज़ा आएगा, लेकिन अभी इतना सीखते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 की सहायता से समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो इधर हमारा कितना है 2a + 5, यानी यहाँ पर 2a + b = 5 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और ये हो जाएगा 10a + b = 21, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। आप इसे क्या करिए, घटाइए, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पे। अब b से b कैंसिल होगा, यहाँ पर लिखिएगा घटाने पर। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, b से b कटेगा और यहाँ पर आ जाएगा -8a बराबर, यहाँ से 5 चला जाएगा तो ये आ जाएगा -16। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा a = 2, यानी a की वैल्यू 2 होगी। अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × a की जगह पे क्या है 2 रख देंगे प्लस b = 5 आ जाएगा। यहाँ 2 दूना 4 उधर जाएगा तो ये b बराबर हमारा आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न था और शायद ये इम्पोर्टेंट भी है। जहाँ पर भी वैल्यू निकालने की बात आएगी कंटिन्यूटी में तो समझ के रखिएगा कि वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, फटाफट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31वां प्रश्न है। दर्शाइए कि f(x) = cos ब्रैकेट में x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसे हमें दिखाना है और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली हम सवाल को लगा देंगे। ठीक है, कुछ कंसेप्ट देंगे और वो लग जाएगा। यहाँ पर जो f(x) है ये एक कंपोजिट फंक्शन है, दो फलनों का समूह है cos, और यहाँ पर क्या है x² है, यानी x² तो ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और साथ में एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। दो फंक्शन का क्या है, ये मेल है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा, उम्मीद है कि सभी को समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा। भाई दबा के लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सबसे पहले देखो भाई f(x) बराबर मैं क्या लिखूँगा, cos x², ऐसा लिखना है मुझे। मैंने बताया कि ये दो फंक्शन का मेल है यानी कंपोजिट फंक्शन है। ऐसे फंक्शनों को हम गॉफ या फिर फॉग लिखते हैं ना। यहाँ पर HOG लिख सकते हैं। ठीक है, h एक फंक्शन, दो फंक्शन में इसे डिवाइड कर देंगे, एक h में और एक g वाले फंक्शन में डिवाइड कर देंगे। तो h(g) और इधर x में लिख सकता हूँ। इसे मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ h(g)(x)
इस तरह से ये फंक्शन बन सकता है। देखिए h जैसे cos हो जाएगा और gx इसके अंडर में है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो या फिर मैं इसे अलग भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा कि h ऑफ x जैसे fx होता है वैसे hx बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, cos, और इसके बगल में x लिख दूंगा। फिर यहाँ पर g ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखूँगा cos x इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, सभी रियल नंबर पर ये कॉन्टीन्यूअस होता है, आप पहले से भी जानते हैं। और x स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो ये भी क्या है भैया, कॉन्टीन्यूअस ही होगा फॉर x बिलोंग्स टू r। सभी r के लिए ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। इसलिए cos x स्क्वायर f ऑफ x बराबर cos x स्क्वायर इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना। आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं। cos x एक क्या है, एक सतत फलन है, x स्क्वायर भी एक सतत फलन है, अतः इन दोनों का मेल cos x स्क्वायर भी एक सतत फलन होगा। अतः fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ठीक है, ये 32वां प्रश्न होगा। दर्शाइए कि fx इज इक्वल टू मॉड cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन होगा। फिर क्या करना है, आपको ऐसे ही लिख लेना है ये चीज़ें, और इसे भी मैं अगेन दो कंपोजिट फंक्शन HOG x बराबर h g ऑफ x ऐसे कर सकते हैं। यहाँ दो प्रकार के फलनों में हम डिवाइड करेंगे इसे। सबसे पहला फंक्शन क्या करूँगा मैं, h x बराबर कह सकता हूँ cos x, और g x इज इक्वल, ठीक है, जी एक्स इज इक्वल ये एक x फंक्शन भी मैं मान लूँगा इसे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्या है, मापांक को दर्शाता है। जो चीज़ मॉड में है, मॉड से बाहर पॉजिटिव होता है, कोई वैल्यू आएगी वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फिर से वही बातें, cos x एक, हिंदी में लिख रहा हूँ अब की बार, एक हिंदी नहीं यार, है ना, इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r, लेकिन अच्छा cos की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, -1 या फिर 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो। और gx आपका क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू x, यह एक मापांक है, तो ये भी क्या होगा, एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा भैया, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसे करना है। इसलिए जो हमारा fx इज इक्वल टू मॉड cos x है, यह भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसे ही आपको करना है, कुछ भी नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इसके अलावा आइए हम दूसरे तरीके से भी इस सवाल को करके दिखाते हैं। वैसे NCERT इसी चीज़ को प्रेफर कर रही है, NCERT इसी चीज़ को प्रेफर कर रही है, तो हम ऐसे ही लगाएंगे, या फिर इसके अलावा भी आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, तो एक ही फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ। आगे दूसरा मेथड है सेकंड, है ना, सेकंड मेथड, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू, किसी भी रियल नंबर पर a पर मान लो, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, fx। यहाँ पर मैं लिख लूँगा a बिलोंग्स टू r, है ना, ये लेट हम कर लेते हैं, a पर करते हैं। तो लिमिट चाहे लेफ्ट हैंड में हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, दोनों के लिए हमारा एक ही फंक्शन है,
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भैया कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे ए रख दूँ तो ये आ जाएगा भैया कॉस ए। अगेन मैं इसे कह सकता हूँ, यही हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आइए फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, कॉस एक्स मॉड में है। अगर मैं इसी बात को एफ ए पर चेक करूँगा तो ये मॉड कॉस ए आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू ए पर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो भी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी गलत नहीं होगा, 100% सही है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें यही वाली चीज़ें लिखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ामिनर आप लोगों को ये चीज़ें ना समझा सका हो, या मैं कहूँ एग्ज़ामिनर इस बात पर ध्यान ना दे, इसी बात पर ध्यान दे, तो शायद आपके सवाल गलत हो सकते हैं। तो आप भी यही वाला प्रेफर करिए। ठीक है, इसलिए मैं पहले ये भी बता नहीं रहा था। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, आगे बढ़ाओ, फिर आगे अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नंबर 33, जांचिए कि, गलत तो नहीं लिखा भाई, जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। कुछ नहीं, बिल्कुल पहले की तरह सवाल है। यहाँ पर मैं लिखूँगा एफ एक्स इज इक्वल साइन मॉड एक्स, और फिर से हम इसे मानेंगे कि ये दो फलनों में डिवाइड है। ये इसके बराबर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एच ओ जी ऑफ एक्स, या अगेन मैं इसे लिख सकता हूँ एच ऑफ जी ऑफ एक्स। इन दो फलनों में ये चीज़ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें एच एक्स बराबर क्या मानना है भैया, साइन, इसको हम एक्स मानकर चलेंगे तो एक्स लिख देंगे, और इसी तरह से जी ऑफ एक्स को क्या मानना है, हमें मॉड एक्स कंसीडर रखना है। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हमने पहले भी बता दिया है आपको, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पर देखिए ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 to इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना चाहिए। और मॉड एक्स एक मापांक फलन है, यह भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो इन दोनों का जो मेल होगा ये साइन, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना यार। ये आप लिख लोगे ना, आल्सो कॉन्टीन्यूअस, मैं लिख दे रहा हूँ, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस तरह से हम इस प्रश्न को भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक आखिरी प्रश्न करूँगा। ये चैप्टर काफ़ी लंबा था और फाइनली हम इसकी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और आखिरी प्रश्न हम करेंगे बहुत ही धुआंधार तरीके से। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 34। बहुत ही मेहनत के बाद हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है, और कुछ पार्ट्स में कंप्लीट किया है, आप जानते हैं। बाद में मैं इसका एक 1 शॉट वीडियो भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो हम यही सीखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो ये हमें फलन को असांतत्य किस पॉइंट पर है ये बताना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं तो इतना पता होगा कि ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन यानी सतत फलन है, ये भी सतत फलन है। तो इन दोनों का जोड़ घटाव गुणा भाग सब सतत ही होता है, तो ये भी सतत फलन होगा। मतलब असतत कहीं नहीं होगा, असांतत्य कोई बिंदु ही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी लिखेंगे कैसे, ऐसे बताने से नहीं काम चलता ना। तो मैं लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। ये आप थोड़ा लाइन थोड़ा बड़ा करिएगा, नहीं तो 1 मान लिया जाए, है ना, ऐसा करना है। तो देखो सबसे पहले एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कंसिडर कर लो, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स
इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कुछ करना ही नहीं है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि ये एक मापांक फलन है। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिएगा तो ये कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा, और आप जानते हैं माइनस प्लस हो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी तरह से g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। तो हम कह सकते हैं कि एच एक्स माइनस जी एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, आल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सब हो जाएगा, कुछ नहीं करना। भाई देखिए, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका जोड़ घटाव गुणा भाग सब कंटिन्यूअस होगा। भाग वाले में एक कंडीशन थी कि उसका डिनोमिनेटर यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए, यही था, बाकी सब कंटिन्यूअस ही होते हैं, तो ये कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो ये जी एक्स एच एक्स माइनस जी एक्स है, यानी मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 इज ऑल्सो continuous function for all x belongs to r। इस प्रकार से हम इस सवाल को भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना था। और मैं बाद में ये लिख लूँगा कि अशांतता का, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अशांतता का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। हर जगह कंटिन्यूअस है तो कोई बिंदु ही नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम अपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 के सारे सवालों को हमने करके कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप ये मेरा लास्ट लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, और इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं और फिर आप सभी सवालों को अच्छे से कर पाएँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कंटिन्यूटी का एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, वैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आया था, तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आने के 100% चांस होते हैं। एक सवाल कहीं से भी आ सकता है, तो और सवाल भी बहुत आसान होते हैं, ये हमने बताया। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट रहेगा, सभी लोग कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त क्लास थी, जैसे भी हमने ख़त्म किया, बाद में 1 शॉर्ट वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए इसका, ठीक है। तो अभी तक आप इसको एंजॉय किए हैं तो आगे भी एंजॉय करिए, और अगर आपने पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और अगर पसंद आए तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।